नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगाते हैं, कायदे से लगाते हैं, तरीके से लगाते हैं और आपको समझ में आए उस अंदाज में लगाते हैं। खबर का हर चैप्टर बड़े विस्तार से खोलते हैं, इस तरीके से खोलते हैं कि खबर जो आपको कहीं नहीं मिलेगी वो यहां मिले और आपको समझ में भी आए, आपके अंदाज में समझ में आए। और जो हर बार कहता हूं कि न्यूज का फैमिली शो है, बच्चों को भी बुलाइए, उनको भी दिखाइए, उनके भी काम की खबर है, उनको भी समझ में आए इस अंदाज में खबर है। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि आज पाठशाला में कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। पॉलिटिकल साइंस की क्लास सबसे पहले लगाऊंगा और बात होगी नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और ममता। उपचुनाव में दिवाली किसकी है? दिवाली के अपने मायने है ना भाई, रोशन दिवाली किसकी हुई है, वो बाइपोल के नतीजे क्या कह रहे हैं वो जरा डीपली आपको समझाऊंगा। 2021 के नतीजे जो बताएंगे 2022 और 2024 का विजेता कौन होगा। महंगाई, किसान आंदोलन पर क्या मोदी फैक्टर भारी पड़ रहा है अब भी। धनतेरस पर अर्थव्यवस्था की गेम चेंजर वाली दिवाली भी आपको समझाऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा आंकड़ों के जरिए कि 2022 में, 2021 तो खत्म ही होने वाला है ना, 2022 में आपका इंक्रीमेंट कितना होने वाला है, आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, कितने परसेंट इंक्रीमेंट होगा, वो आज इस क्लास में देख के जाइएगा। और आखिर में मुगल सीरीज जिसमें अकबर का सबसे क्रूर फैसला कौन सा था वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की क्लास। तो पाठशाला में अब पॉलिटिकल साइंस की क्लास आपके सामने रख रहा हूं और आज दरअसल 13 राज्यों में उपचुनाव के नतीजे हुए। जो बाइपोल हुए उसमें किस पार्टी की धूम रही, किस पार्टी की दिवाली रही, वो आपके सामने रखूंगा। जरा अगर आप मैप के जरिए अगर देखेंगे कि किस पार्टी की दिवाली खराब हुई है, किसकी दिवाली बेहतर हुई है, जरा यहां देखिए। ये 3 लोकसभा सीटें जिनके उपचुनाव के नतीजे आए, एक मंडी हिमाचल प्रदेश में, दूसरा खंडवा मध्य प्रदेश में और तीसरा दादर नगर हवेली। और इसके अलावा अगर आप राज्य के हिसाब से देखेंगे तो अलग अलग राज्यों में कुछ कुछ सीटें थी। तो 13 राज्य जो हैं उसमें और सब मिला दीजिए तो 29 विधानसभा सीटें और 3 लोकसभा सीटें जिनके उपचुनाव के नतीजे हैं। और अगर आप इस मैप को देखेंगे तो आपको एक फीलिंग ये आएगी कि एक देश का सेंटिमेंट क्या है इस वक्त का, वो पता चलेगा अगर इस 29 विधानसभा सीटों के नतीजे क्या है ये आदमी समझ पाए। मतलब कांग्रेस पार्टी को क्या मिला, नहीं मिला, बीजेपी को क्या मिला, नहीं मिला, राहुल गांधी पीएम बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, ममता बनर्जी बन पाएंगी, नरेंद्र मोदी क्या वापस लौटेंगे, ये सारा विश्लेषण अभी आपके सामने करूंगा। 29 सीटों में से पहले किसके पास कितनी सीट आई है यह आंकड़ा आपको बताता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि उपचुनाव में बदला क्या है। अब जरा इसको समझिए। पहले परफॉर्मेंस देखिए, उसके बाद परफॉर्मेंस की डिटेलिंग में जाऊंगा। मतलब आप जब रिपोर्ट कार्ड उठाते हैं तो सबसे पहले नीचे क्या देखते हैं, पास है कि नहीं है। अच्छा, पास हो गए। अब देखते हैं कि किसमें कितना नंबर आया है। तो पहले पास या फेल कौन है वो देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि नतीजे क्या कहते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखिए, ट्विटर पर #न्यूज की पाठशाला पर अपनी राय ट्वीट करते रहा कीजिए। हम लोगों को भी समझ में आता है कि आप क्या सोच रहे हैं शो के बारे में, शो में जो बता रहे हैं उसके बारे में, और आप क्या देखना चाहते हैं। तो #न्यूज की पाठशाला। अब आपको बताता हूं कि पहले के नतीजे क्या थे, पहले और अब दोनों में क्या फर्क है नतीजों के लिहाज से, आपको यह बता रहा हूं। यह बाइपोल का बता रहा हूं जो आज नतीजे आए हैं, 29 विधानसभा सीट और 3 लोकसभा सीट। अब बीजेपी गठबंधन, बीजेपी प्लस, क्योंकि जेडीयू भी लड़ रही थी, दूसरी जगहों पर भी बीजेपी गठबंधन लड़ रहा था, इसके पास पहले इस 29 में से 13 सीटें थी। कांग्रेस के पास थी इसमें से 8 सीट। तृणमूल कांग्रेस के पास, टीएमसी के पास इनमें से थी 2 सीट। और जो अन्य थे, अदर्स, उनके पास इन 29 में से 6 सीटें थी। तो यह रिपोर्ट कार्ड है। अब अभी की स्थिति क्या है, आज के नतीजे क्या कह रहे हैं। बीजेपी गठबंधन के पास पहले आप देख रहे हैं 13 सीट थी, आज 1 सीट बढ़कर 14 हो। कांग्रेस के पास अपने पास 8 सीट थी, इनकी 8 की 8 कायम है, मतलब ना ऊपर गए ना नीचे गए। टीएमसी के पास 2 सीट थी, अब वो बढ़कर 4 हो गए।
और अन्य के पास जो 6 सीट थी वो अब घटकर 3 हो गई। यानी बीजेपी की 1 सीट +1 है, कांग्रेस नो फायदा नो नुकसान 0 बढ़त है, टीएमसी का +2 है और अदर्स का -3 है। ये आपका रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट के डिटेल में जाते हैं कि कहां से ये रिजल्ट आ रहा है, इसको समझना होगा, फिर जाएंगे इसके मायनों पर। लोकसभा की सीटों पर जो उपचुनाव हुए पहले उसके बारे में आपको बताता हूं। लोकसभा उसके उपचुनाव के बारे में आपको बताता हूं। इसमें 3 लोकसभा की सीटें थी, 3 सीट। इसमें एक थी खंडवा मध्य प्रदेश से, खंडवा यह है एमपी में। इस सीट को बीजेपी जीत गई, बीजेपी यहां पर जीती है, यानी 1 सीट इनके खाते में आई। और इनको वोट कितना मिला बीजेपी को? 49.8%, मतलब आधा, करीब मान के चलिए 50% वोट इन्हीं को मिल गया। और कांग्रेस को कितना वोट मिला मध्य प्रदेश के अंदर इस सीट पर? 43.4%, मतलब करीब करीब 7% के वोट का अंतर है, 6.5-7% का। और यह सीट खंडवा की पहले भी बीजेपी के पास थी। अब दूसरी लोकसभा सीट जो है वो मंडी एचपी हिमाचल प्रदेश, इस सीट को कांग्रेस की प्रतिभा सिंह जीत गई, जो कि पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी है। और यहां जीत कितने मार्जिन से हुई? 1000 से भी कम वोट से वो जीत पाई है। तो यहां जीती कौन? कांग्रेस जीती। और अगर आप वोट का अंतर कहिएगा 1000 से कम, और वोट शेयर का अगर देखिएगा तो बीजेपी को यहां पर 48.1% वोट शेयर मिला और कांग्रेस को यहां पर मिला करीब 49%। इतना क्लोज फाइट था यहां पर। और यह सीट जो है, जो कांग्रेस ने जीती, ये पहले बीजेपी के पास है, तो यहां कांग्रेस ने गेन किया, बीजेपी से सीट ले ली। तीसरी लोकसभा सीट जो है वो दादर नगर हवेली, इस सीट को जीता शिवसेना ने। अब ये अपने आप में कमाल की कहानी है और इसीलिए आज के ये नतीजे समझने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। शिवसेना को यहां पे मिला 59.5% वोट, मतलब करीब करीब 60%, और बीजेपी को यहां पे मिला 33.7% वोट, मतलब जबरदस्त जीत रही शिवसेना की इस दादर नगर हवेली में। अब अगर आप नतीजों के लिहाज से देखिए लोकसभा की सीटें क्या कहती हैं, क्योंकि लोकसभा मतलब सेंटर, और इन उपचुनाव के नतीजों को इस लिहाज से देखिए कि जो दूसरी लहर कोरोना की आई उसके बाद ये पहला सेंटिमेंट मूड या मूड पब्लिक का क्या रहा, उसको लेकर एक टेस्ट था। तो 1 सीट बीजेपी ने अपनी बचाई, 1 सीट जो है वो कांग्रेस ने उनसे ले ली, और 1 सीट जो है वो शिवसेना के पास गई। मतलब कोई भयंकर एंटी इनकम्बेंसी हो या नकार दिया हो वो नजर नहीं आता अगर आप लोकसभा के उपचुनाव की बात करें। यह सीट जो है वो पहले निर्दलीय के पास थी, जो अब शिवसेना के पास चली गई। तो मतलब मिला जुला मामला है, कोई बहुत उलटफेर वाली बात नहीं। ये केंद्र की राजनीति को चूंकि प्रभावित करते हैं, इसलिए आपको बता रहा था कि क्या वहां पर मतलब आया है, ये वाली चीज है। तो इसको आप समझ जाइए। अब आपको बताता हूं कि लोकसभा सीट की बात हो गई, अब जरा विधानसभा पे आता हूं। विधानसभा की सीटों को देखिए। पहले पश्चिम बंगाल को देखिए। पश्चिम बंगाल की सीट, यह आपको बता रहा हूं। अब विधानसभा उपचुनाव, पश्चिम बंगाल पर सबकी नजर थी कि वहां क्या होता है। यहां 4 सीट थी, ये 4 की 4 टीएमसी ने जीती, मतलब बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी के पास 2 सीट थी, इसमें से पहले 2 टीएमसी के पास थी, 2 बीजेपी के पास थी। तो 4 सीटें कौन कौन सी हैं? दीनहाटा, ये सीट टीएमसी ने जीत ली, पहले ये सीट बीजेपी के पास थी, अब टीएमसी के पास चली गई। और कितने दिन में चली गई? अभी तो मई में नतीजे आए थे, उसके बाद अब उपचुनाव हुआ, ये चली गई। इसके अलावा गोसाबा, ये सीट भी टीएमसी जीत गई, ये पहले भी टीएमसी के पास थी। उसके बाद खड़द, ये सीट जो है ये भी पहले टीएमसी के पास थी, फिर टीएमसी जीत गई।
और चौथी सीट जो टीएमसी ने जीती वो शांतिपुर। बंगाल में शांतिपुर सीट भी एक कमाल की बात है नहीं, और ये सीट टीएमसी जीत गई है, पहले बीजेपी के पास थी। तो ये 4 सीटें जो हैं वो चारों चली गई टीएमसी के पास। और अगर आप वोट शेयर देखिएगा, वोट परसेंटेज, टीएमसी का वोट शेयर देखिए आप बंगाल में कितना मिला, 75% से ज्यादा, 75% प्लस। और बीजेपी जो है वो 14.5% पे है, 14.5%। सीपीआई-एम जो है वो 7.5% के करीब है, कांग्रेस को 0.37 और नोटा को 1.0%। मतलब कांग्रेस को बंगाल के अंदर नोटा से भी कम वोट आया है। लड़ी क्यों रहे थे भाई, बैठ जाते, गजब। तो 4 सीट चारों की चारों टीएमसी के पास गई, 2 बीजेपी से इन्होंने गेन किया। अब इसके बड़े मायने बंगाल के अंदर, अभी ममता बनर्जी जो चुनाव जीती, जिससे वो अब सीएम रह पाएंगी, विधानसभा में उनकी एंट्री हुई, नंदीग्राम तो हार गई थी। अब अगर 4 की 4 सीट टीएमसी जीत जाती है तो इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी की जो इच्छाएं हैं 2024 में पीएम बनने की, वो और प्रबल होती है। और वो और प्रबल होने का मतलब यह है कि वो और मुखरता के साथ कांग्रेस को नीचे करेंगी, क्योंकि उनको अपने आप को ऊपर दिखाना है। अभी वो गोवा में चुनाव लड़ेंगी, अभी वो त्रिपुरा में चुनाव लड़ेंगी, कितना जीतेंगी ये पता नहीं है, लेकिन उन्होंने टारगेट बना लिया कि मुझे सब जगह लड़ना है, अपने आप को नेशनल पार्टी दिखाना है, नेशनल नेता दिखाना है और कांग्रेस को नीचे दिखाना है। इसलिए वो बोल भी रही हैं कि कांग्रेस खत्म पार्टी है, इनको बहुत मौका देके देख लिया। तो ये बंगाल के नतीजे बीजेपी के लिए जितना बंगाल में अलार्मिंग नहीं है, उससे ज्यादा कांग्रेस के लिए अलार्मिंग है। राहुल गांधी के पीएम के पद पर पहुंचने के सपने ध्वस्त होते हैं इससे, क्योंकि बीजेपी को जो लोकसभा में वोट पड़ना है वो तो अलग पड़ना है। अभी विधानसभा में इतना जो हाल में हुआ, उसके डर के बाद कौन इधर उधर वोट कर सकता था। तो ये बंगाल की स्थिति है। अब आपको हिमाचल प्रदेश दिखाता हूं। ये वो जगह है जहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा सेटबैक लगा है। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीटें थी जिनके लिए उपचुनाव हुए, और 3 की 3 सीट ये कांग्रेस ने जीत ली। मतलब बीजेपी के हाथ कुछ नहीं आए, जबकि उनकी सरकार है। यहां पर अर्की विधानसभा सीट कांग्रेस जीती, फतेहपुर कांग्रेस जीती, जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट वो भी कांग्रेस जीती, और यहां तो बीजेपी तीसरे नंबर पर है। और अगर इसका वोट शेयर आप देखेंगे, कांग्रेस के पास हिमाचल प्रदेश के अंदर इन 3 सीटों पर वोट शेयर कितना है, 48.9%। और बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है वो 28.1% वोट शेयर ला रही है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह मान के चलिए कि जो अभी हिमाचल में चुनाव होने हैं, बहुत दूर नहीं है, वहां बीजेपी के लिए घंटी बज गई भैया कि अब आप बोरिया बिस्तरा लपेट लो, अगर जल्दी जल्दी नहीं सुधरोगे तो, सुधार नहीं करोगे तो। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कह दिया कि हार पर मंथन होगा, और महंगाई के सवाल पर बोले कि सिर्फ हिमाचल में नहीं पूरे देश में महंगाई है। एक बार सुन लीजिए उनको। देखिए, मैं इस सारी चीज को लेकर के ये नहीं कहूँ, मुद्दा महंगाई था, महंगाई का एक बड़ा हथियार इन्होंने इस्तेमाल किया इस बार, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इस सारी चीज को अभी कहना उचित नहीं समझता, क्योंकि अभी तो परिणाम निकले ही हैं। हम सारी चीजों को आराम से चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, कहाँ कमी रही पार्टी के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, कहाँ ठीक पार्टी के स्तर पर करने की गुंजाइश है और कहाँ सरकार के स्तर पर ठीक करने की गुंजाइश है, उन सारी चीजों को लेकर काम करें। तो हिमाचल प्रदेश में अब बीजेपी जो वहां सेब उगते हैं उनको मंगाए और काट काट के फांक फांक अब बैठ के आराम से खाए और चिंतन करे कि ये क्या हो गया। ये तो मतलब एकदम लुटिया डूबने वाला हाल। तो ये हिमाचल का हाल है। लेकिन असम में क्या हुआ? असम में जो सेटबैक था हिमाचल का वो सब सेट हो गया। सेट बैक नहीं, सेट हो गया और बीजेपी ने बैक भी कर लिया अपने आप। यहां 5 सीट थी और 5 की 5 सीट जो है वो बीजेपी और गठबंधन ने जीती। बीजेपी प्लस 5 सीट बीजेपी गठबंधन के पास गई, 3 गई इसमें से बीजेपी के पास, और 2 सीट जो है वो गई यूनाइटेड पीपल्स पार्टी यूपीपी, इसके पास चली गई। और वोट शेयर अगर आप देखिएगा, बीजेपी का जो वोट शेयर रहा
वो करीब रहा 29.29.83%, मतलब 30% मान के चलिए। और कांग्रेस का जो रहा यहां पर 16.8%, यानी करीब 17%। 13% का फर्क। 13% बहुत होता है, इतने में तो खेल हो जाता, और वो खेल हो गया। तो अब यहां का मैसेज क्या है असम का, कि बीजेपी वहां पर इंटैक्ट है, और मुख्यमंत्री बदलने से कोई बहुत बड़ा फेरबदल हो गया हो, ऐसा नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा जो है, उनके नेतृत्व में बीजेपी वहां असम में टिकी हुई है। अब मध्य प्रदेश की बात करता हूं। मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? एमपी, मामा जी, यहां 3 विधानसभा सीट थी और 1 लोकसभा सीट थी। 1 लोकसभा। अब यहां का आंकड़ा क्या कहता है वो देख लीजिए। विधानसभा सीटें रैगांव कांग्रेस जीती, पहले ये सीट बीजेपी के पास थी। पृथ्वीपुर बीजेपी जीती, पहले ये सीट कांग्रेस के पास थी, मतलब उधर से तुमने एक मुक्का मारा तो एक मुक्का हमने मार दिया वाला हिसाब। और जोबट बीजेपी जीती, पहले ये सीट कांग्रेस के पास थी, यानी 3 में से 2 बीजेपी जीती और 1 कांग्रेस जीती। जबकि पिछली बार उल्टा था, एक बीजेपी के पास थी, 2 कांग्रेस, एक बीजेपी के पास थी, 2 कांग्रेस के पास थी। उलट गया, फेरबदल हो गया, और लोकसभा सीट बीजेपी के पास चली गई। अब आप वोट शेयर देखिए, वोट प्रतिशत। बीजेपी को मिले यहां पर वोट प्रतिशत करीब 47.58 और कांग्रेस को 45.45, मतलब क्लोज फाइट है, बहुत दूरी नहीं है। 19-20 का मामला है। शिवराज सिंह चौहान इसको नतीजे को राहत मान रहे हैं, लेकिन इतना क्लोज फाइट है कि उनको भी देखना होगा कि कैसे मामला जो है वो थोड़ा दूरी बना के रखो, इतना उनको करना होगा। सुनिए एक बार क्या कह रहे हैं। पहला रिएक्शन क्या है इस तरह से जो बढ़त बीजेपी? देखिए, ये चुनाव परिणाम अद्भुत है, क्योंकि जोबट और पृथ्वीपुर दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। जोबट तो 2019 में लोकसभा के चुनाव में भी 18,000 वोटों से बीजेपी हारी थी। निर्णायक बढ़त, भारी बढ़त बनाना अपने आप में जनजाति आदिवासी भाई और बहनों का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी। कमलनाथ जी बोल रहे हैं सोच बदल गई है, अब तो बदलाव होगा, कांग्रेस के पक्ष में आना चाहिए और यहाँ पर। अब कमलनाथ जी से पूछिए उसका। तो मामा जी हैं, वो भी अब निश्चिंत हैं। उनके ऊपर भी थोड़ी तलवार सी लटक रही थी, लेकिन अब मामला सेट कर दिया उन्होंने इस जीत के बाद। अब आपको बिहार का हाल बताता हूं कि बिहार में जो उपचुनाव हुए, वहां पर 2 सीट थी, और ये दोनों सीट जो है वो जेडीयू जीत गई। और लालू यादव जो इतने दिन बाद आए थे प्रचार करने के लिए, वो उपचुनाव में उतरे तो चुनाव दिलचस्प हो गया था। तो कुशेश्वर स्थान जेडीयू के अमन भूषण हजारी ने जीत लिया 12,000 वोट से, और तारापुर जेडीयू के राजीव कुमार सिंह ने जीत लिया 3,000 वोट से। और पहले दोनों सीटें जेडीयू के पास ही थी। तो वोट प्रतिशत अब अगर आप देखिएगा अभी इस वक्त क्या है, 46.2% है वोट शेयर जेडीयू के पास, और आरजेडी के पास जो है वो 40.72%, मतलब करीब 41%, मतलब 5% वोट शेयर का फर्क है। और बिहार के लिहाज से देखिएगा तो ये 5% जो है वो बड़ा मार्जिन है। तो जेडीयू ने अपनी पकड़ वहां पर बना कर रखी है। लालू यादव जो आकर कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो है धोखेबाज हैं, पब्लिक धोखेबाज नहीं मान रही। तो बीजेपी जेडीयू का गठबंधन वहां इंटैक्ट है। बिहार में उपचुनाव के नतीजे के मायने सिंपल यही है कि लालू यादव की वापसी से भी कोई फर्क पड़ा नहीं है, और तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच जो चल रहा है उसका आरजेडी को शायद नुकसान हुआ है, ये उनको समझना चाहिए कि ये वाली स्थिति है। और कांग्रेस तो खैर कहीं है ही नहीं, तो उनका क्या ही कहा जाए। तो ये हो गई बिहार की बात। अब इसके बाद राजस्थान, एक एक सीट देखते चलिए, एक एक राज्य देखते चलिए, क्योंकि इसके मायने 2022 के लिए भी हैं, 2024 के लिए भी है। यहां पे 2 सीट पर उपचुनाव था, और दोनों सीट जो है वो कांग्रेस जीत गई। और न सिर्फ कांग्रेस जीती, सत्ता में भी है। धारियावाड़ सीट भी जीत गई, वल्लभनगर भी कांग्रेस जीत गई। बीजेपी तो यहां तीसरे नंबर पर रही। लेकिन वोट शेयर देखिए कि राजस्थान में कांग्रेस का वोट शेयर कितना है, 37.51%। और बीजेपी का वोट शेयर देखिए
18.8%, मतलब लगभग आधा है। तो कांग्रेस यहां पर न सिर्फ जीत रही है बल्कि डबल वोट शेयर के मार्जिन से जीत रही है। यह अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि उपचुनाव वही जीतता है जिसकी सरकार होती है, लेकिन जैसे राजस्थान है, वहां पर एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस वाला हिसाब चलता है। अब अगर उपचुनाव में यह प्रदर्शन है डबल वाला, तो यह अशोक गहलोत के लिए बड़ा मैसेज है कि उनकी सरकार को लेकर लोगों का सेंटिमेंट क्या है। और सचिन पायलट का क्या होगा? अब वो क्या बोलकर बोलेंगे कि इनको हटाओ भाई, जब इतना मार्जिन से जीत रहे हैं और दोनों सीट जीत जा रहे हैं, तो अशोक गहलोत को हटाने के लिए सचिन पायलट क्या वजह देंगे? तो बीजेपी से बड़ा सेटबैक तो सचिन पायलट के लिए है। एक साथ अशोक गहलोत ने दोनों को निपटा दिया। उसके बाद अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में उपचुनाव के नतीजे क्या क्या होते हैं? दक्षिण का राज्य, हंगल सीट कांग्रेस ने जीती, सिंडगी सीट बीजेपी ने जीती, यानी एक रहा, एक बीजेपी और एक सीट कांग्रेस, मतलब दोनों आपस में बांट लिए। और वोट शेयर देखिएगा अगर, तो बीजेपी को जो वोट शेयर मिला वो करीब है 52%, करीब 52%, और कांग्रेस को करीब 45%, मतलब 7% का फर्क है अप्रॉक्स। बड़ा फर्क है, 7% बहुत होता है। और ये येदियुरप्पा के बिना चुनाव हो रहा था, पहला चुनाव मुख्यमंत्री से उनके हटने के बाद। तो बीजेपी के लिए ये बड़ा इंपैक्टफुल मैसेज है। महाराष्ट्र में एक सीट पर उपचुनाव हुआ, महाराष्ट्र में। तो कांग्रेस के लिए जहां से कोई ढंग की खबर आई, एक राजस्थान, दूसरा हिमाचल और तीसरा महाराष्ट्र, देगलूर कांग्रेस जीत गई। और जो कांग्रेस का वोट शेयर है वो करीब जो है वो 57% रहा, और बीजेपी का जो वोट शेयर है वो करीब रहा 35%। तो ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। और महाराष्ट्र के लिहाज से बीजेपी को देखना होगा, जहां इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हों नेताओं पर, वसूली कराने, 1000 करोड़ की संपत्ति, और उसके बाद इस तरीके का अगर नतीजा आता है तो बीजेपी को देखना होगा। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में अब बीजेपी के लिए जो आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक है वो है तेलंगाना। दक्षिण का वो राज्य जहां बीजेपी लगभग खत्म है, वहां बीजेपी का खाता खुल गया। बीजेपी जीत गई यहां पर तेलंगाना में। वहां पर हजूराबाद सीट है, वहां बीजेपी के इटाला राजेंद्र ने टीआरएस के श्रीनिवास यादव को 22,000 वोट से हराया। 22,000। और वोट शेयर देखिए, बीजेपी का जो वोट शेयर है तेलंगाना के अंदर वो करीब 52% अप्रॉक्स, इस सीट पे बता रहा हूं। और टीआरएस का जो है वो करीब बैठता है 40%, मतलब 12% का करीब मार्जिन है तेलंगाना जैसे राज्य में। तो ये बीजेपी के लिए बड़ा बूस्ट है कि वो तेलंगाना में अपना खाता खोल रही है, जहां कहीं थी नहीं। अब आपको बताता हूं हरियाणा की बात करके। हरियाणा की बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा में किसान आंदोलन को लेकर बड़ी हवा बनाई गई कि हरियाणा में किसान आंदोलन चल रहा है, बीजेपी को वहां पर मुख्यमंत्री को कोई देखना नहीं चाहता। उस उपचुनाव में क्या हुआ हरियाणा में, यह आपको समझना होगा और इसको डिटेल में समझना होगा। यहां पर एलनाबाद सीट है, एलनाबाद, और यह सीट जो है वो आज जीत गई आईएनएलडी, अभय चौटाला ये जीते हैं। और ये सीट जो है वो पहले भी आईएनएलडी के पास ही थी। बीजेपी के गोविंद कांडा को 6000 से ज्यादा वोट से इन्होंने हरा दिया। और अगर आप वोट शेयर देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको देखिएगा, आईएनएलडी का वोट शेयर है 43.49%। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको देखिए। और बीजेपी का जो वोट शेयर है वो है 39.05। अब आप मुझे बताइए कि अगर हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन इतना भयावह है, उसका इंपैक्ट इतना भयावह है कि बीजेपी जो है वहां खत्म है, तो ये खत्म है। मात्र 4% का अंतर है, 4-4.5% का। बीजेपी को तो 10-20% वोट आना चाहिए था अगर हरियाणा का किसान इतना नाराज था। और वो सीट एलनाबाद जो है वो अभय सिंह चौटाला यहां से पहले भी विधायक थे, उसके बावजूद अभय चौटाला की सीट पर बीजेपी 39% अगर वोट ला रही है, तो यह अपने आप में मैसेज दे देता है कि कितना इंपैक्ट था या इंपैक्ट है किसान आंदोलन का। और इसीलिए अगर आप इस पूरे 29 विधानसभा सीटों का निचोड़ देखने जाइएगा,
कि निचोड़ क्या कहता है, आप इसका इंपैक्ट समझिए। अगर 29 विधानसभा का वोट काउंट आप मिला दीजिए, जितने वोट पड़े, तो कितने वोट पड़े 29 सीटों पर? वो वोट पड़े अगर आप देखिएगा, वो बैठता है 37.55 लाख, यानी करीब 37.5 लाख वोट पड़े 29 सीट पर, बता रहा हूं आपको। और अगर आप इसको अलग अलग राज्य के हिसाब से नहीं, एक एंटिटी के हिसाब से देखिए, तो देश के दो बड़ी पार्टियां, एक बीजेपी गठबंधन और दूसरा कांग्रेस गठबंधन, अगर उनको आप मिला के देखिए तो बीजेपी गठबंधन को वोट पड़े 13.85 लाख और कांग्रेस गठबंधन को पड़े करीब 8.58 लाख, मतलब करीब 5 लाख वोट का अंतर है, और बाकी अदर्स को जगह। तो बीजेपी प्लस का वोट शेयर जो है वो करीब 37% है इस उपचुनाव में, और कांग्रेस का वोट शेयर बैठता है करीब 23%। अब आप देखिए, ये जो 37% है, 37%, ये किस माहौल में? दूसरी लहर के बाद है। ये किस माहौल में है? जब ये कहा जाता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम से देश की जनता त्रस्त है। ये किस समय है? जब नरेंद्र मोदी सरकार को पूरी तरह फेल बताया जाता है, तब भी बीजेपी और उसका गठबंधन पहले से ज्यादा सीटें जीत रहा है और 37% वोट शेयर आ रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि आपको ये डिटेल आंकड़े भी बताऊंगा और पूरा डिटेल चैप्टर बताऊंगा कि 2022 और 2024 के लिहाज से अगर आप इसको समझने बैठिएगा, तो अब जब यहां से देश की अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, तब ये सोचिए ये कहां ऊपर जाएगा, सोचिएगा। और ये जो ऊपर जा रही है, इस पर आइए अगली क्लास लगाते हैं इकोनॉमिक्स की। अब इकोनॉमिक्स की क्लास में जरा आपको बताता हूं कि आपकी इस बार की दिवाली कैसे होगी, अगले साल आपका इंक्रीमेंट कितना होगा, धनतेरस पर देश में बाजारों का हाल क्या है, क्योंकि इस बार की जो दिवाली है वो गेम चेंजर दिवाली है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी आपको बताऊंगा। इस गेम चेंजर दिवाली के कुछ रूप, कुछ पहलू आपको दिखाना चाहता हूं। कोरोना की दूसरी लहर से उबरने के बाद देश की यह पहली दिवाली है। देश की आर्थिक हालत को लेकर लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं थी। सबसे पहले आपको अर्थव्यवस्था का रियलिटी चेक दिखाता हूं। बाजार में रौनक दिख रही है, तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको ये तस्वीरें गवाही दें। धनतेरस पर जो तस्वीर है वो कह रही है कि बाजारों में लोगों की भीड़ है। थोड़ा हालांकि टेंशन भी होता है इस भीड़ को देखकर, कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। मास्क लगा के निकलिए भाई, वैक्सीन लगा लिए तो भी मास्क लगा के निकलिए। जेब में पैसा है लेकिन उसको कोरोना के इलाज में थोड़ी खर्च करना है। बाहर निकले धनतेरस की खरीदारी करने तो मास्क लगा के निकलने में क्या है। लेकिन अच्छी बात है कि बाजार में रौनक लौट रही है, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। हालांकि कोरोना के लिहाज से भीड़ थोड़ा टेंशन देती है, जो अभी आपको बता रहा था। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं एक बार सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। कोविड का टाइम ऐसा था कि कोई कहीं बाहर जा नहीं पाया, कुछ खरीद नहीं पाया, तो वो अंदर एक इच्छा रह गई थी हमारे कि कुछ लेना चाहिए। तो इस वक्त जो हमने लिया है तो इतनी खुशी हो रही है कि वो खराब टाइम चला गया और इतना ब्यूटीफुल टाइम वापस आ गया है हमारे लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि शुक्र है भगवान का कि 2 साल से हम पैंडेमिक के कारण घर में बैठे रहे और इतना खुशी नहीं हुई जो इस बार हो रही है। इस बार गणेश जी और लक्ष्मी जी को हम घर लाए हैं। खुला है माहौल, बाजार भी खुले हैं, लोग आम लोग मार्केट में आ रहा है, कुछ परचेजिंग भी कर रहे हैं लोग। बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है फिलहाल। कोविड से भी कुछ जो राहत है। पिछले साल तो बिल्कुल क्वाइट था, कुछ नहीं था, लेकिन इस साल एक्टिविटी, क्योंकि लोग वैक्सीनेशन लगाए हैं, 2 वैक्सीनेशन लग चुका है, अवेयरनेस बढ़ा है, फियर फैक्टर कम हो गया है जो पहले था, तो काफ़ी क्राउड आ गया है रोड पे भी और मार्केट में भी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। काफ़ी लोग डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन अभी कोरोना क्या बोलते हैं, धनतेरस की वजह से सब भूल के आदमी उसमें लगे हुए हैं मार्केटिंग में। अब आप लोगों को सुनिए तो आपको समझ में आता है कि जो लोग कह रहे थे 100 करोड़ वैक्सीन लग गई तो इसमें क्या कमाल हो गया। ये कमाल जो बाजार में रौनक है, जो अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, उसके पीछे वैक्सीन का भी हाथ है। लोगों में कॉन्फिडेंस है कि बाहर निकलेंगे तो बचेंगे, थोड़ा मास्क लगा लेंगे और अच्छा रहेगा। लेकिन ये साल हर साल की तरह नहीं है ना।
इस साल हमने दूसरी लहर का दंश झेला, अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन देखा। यह कहा जाने लगा कि इस झटके से अर्थव्यवस्था उबर ही नहीं पाएगी। इन सब मुश्किलों के बावजूद अर्थव्यवस्था कैसे रिकवर कर रही है, आज आपको दिखाता हूं कि दिवाली क्यों कह रहा था कि गेम चेंजर है। 10 गुड न्यूज देखिए जो आपको इस दिवाली में देखनी चाहिए। अक्टूबर में 1,30,000 करोड़ का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो पिछले साल के अक्टूबर की तुलना में 24% ज्यादा है और 2019-20 की तुलना में 36% ज्यादा है। तो ये गेम चेंजर दिवाली। अभी इस बार जब ये रिकॉर्ड बन रहा है, आप देखिए अक्टूबर में, अभी जब दिवाली में खरीदारी होगी तो सोचिए नवंबर का डेटा क्या कहेगा। भारत के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का डेटा या जो अनुमान है वो ये है कि जीडीपी 9.5% की दर से बढ़ेगी और 2022 के लिए यह दर 8.5% है, जबकि दुनिया की जीडीपी 5.9% पर बढ़ने वाली है। तो भारत के लिए समझिए ये कितनी बड़ी खुशखबरी है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गति से अर्थव्यवस्था कहीं बढ़ेगी तो भारत में ही बढ़ेगी। और इसीलिए अभी आपको बताऊंगा कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। धनतेरस पर 60,000 के पार चला गया शेयर बाजार। कैसे चला गया? क्योंकि दुनिया को भरोसा हो रहा है कि ये वो जगह है जहां पैसा लगाओ। कॉन्फिडेंस है दुनिया का देश पर, भारत पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर। शेयर बाजार में लगातार बढ़ा था। अक्टूबर में विदेशी मुद्रा भंडार 640 अरब डॉलर के पार चला गया, जो सितंबर 2021 में सबसे ज्यादा 642 अरब डॉलर के पार पर पहुंचा था। दुनिया का पैसा यहां आ रहा है। क्यों? भारत पर विश्वास है। सोने की बिक्री में भारी उछाल है। सितंबर में सोने की मांग 47% बढ़ी है। तो लोग जो जेब में पैसा रख रहे थे डर के मारे कि पता नहीं कोरोना में अब आगे क्या देखना पड़ेगा, वो लोग खर्च कर रहे हैं। ये लोगों का कॉन्फिडेंस दिखाता है कि सोने में खर्च कर रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं। नहीं तो पहले लोगों को लग रहा था कि पैसा बचा के रखो, बचेंगे कि नहीं पता नहीं क्या, कहां क्या जरूरत पड़ेगी। शेयर में पैसा लगा रहे हैं लोग। कोरोना से पहले के लेवल पर सोने की खुदरा मांग पहुंच गई है। सभी टॉप सेक्टर में एक्सपोर्ट बढ़ गया है। अक्टूबर 2021 में 42.33% की उछाल रही है। पहली बार एक महीने में यूपीआई ट्रांजैक्शन जो आप करते हैं वो $100 बिलियन के पार चला गया। यानी अक्टूबर में यूपीआई ट्रांजैक्शन 7.4 लाख करोड़ पहुंच गया। सोचिए, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास है कि पैसा आ रहा है। दाम बढ़ने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की बिक्री में इजाफा हुआ है। 2019 के मुकाबले डीजल की बिक्री 1.7% बढ़ी है। 2019 के मुकाबले पेट्रोल की बिक्री 4% ज्यादा बढ़ गई है। मतलब पेट्रोल डीजल महंगा है, इसलिए लोग घर में नहीं बैठ रहे और ज्यादा अभी बाहर निकल रहे, क्योंकि सबको बाहर घूमने भी जाना है। तो यह भी एक वजह हो सकती है कि इसकी बिक्री बढ़ी। ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले इस साल 20% बढ़ गए। मोबाइल में देखा, ऑर्डर कर दिया, 20% बढ़ गए। मतलब बाहर तो भीड़ है ही, मोबाइल पर भी खरीदारी धनाधन चल रही है। प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फर्म का रिकॉर्ड निवेश हुआ है। 117 डील के जरिए 10.2 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ है देश में। अब आप सोचिए दिवाली क्यों गेम चेंजर है। इन आंकड़ों को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। हम इकोनॉमी में बूम की बात करते हैं, दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ रेट की बात करते हैं, तो इसी के साथ महंगाई की भी बात करनी चाहिए। महंगाई के मोर्चे पर क्या हालत है, महंगाई की बात जरूर करूंगा, लेकिन उस महंगाई को भी समझना पड़ेगा कि आज महंगाई की हालत क्या है। देश में महंगाई, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा कि चीजें महंगी हुई, लेकिन अगर आप रिटेल महंगाई की दर देखिएगा, जिसको खुदरा महंगाई कहते हैं, मतलब रिटेल पर जो आप सामान खरीदते हैं, वो रिटेल महंगाई की जो दर है वो आज की तारीख में 4.3% है, 4.3%। सितंबर 2021 का बता रहा हूं, सितंबर 2021। और यही आप पिछले साल चले जाइए, सितंबर 2020 में, सितंबर में क्या हालत थी महंगाई की, 7.27%।
मतलब पिछले साल के सितंबर के मुकाबले अगर आप महंगाई दर देखेंगे तो वो 4.3% यानी करीब 3% घट गई है। महंगाई तो बढ़ी है लेकिन पहले के मुकाबले घटी है। कुछ चीजों पर महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, इसको कोई इनकार नहीं कर रहा। कुछ हरी सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। तेल की कीमत बढ़ी हुई है, इसको कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन कई और चीजें हैं, ओवरऑल आप रिटेल महंगाई देखेंगे तो वो पहले के मुकाबले नीचे आ गई है। अच्छा, अगर आप रोजगार की बात कीजिए, महंगाई की बात की, अब रोजगार की बात करते हैं। देश की जब बात कर रहे हैं तो सारी चीजों पर बात कीजिए। सैलरीड जॉब्स में सितंबर के अंदर 85 लाख नई जॉब्स, 85 लाख नई नौकरियां, ये सितंबर का आंकड़ा बता रहा हूं। और ये बीते 20 महीने में सबसे ज्यादा ये नौकरियां निकल कर आई हैं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था रिकवरी के ट्रैक पर है। और अगर ये अभी हो रहा है तो सोचिए जैसे जैसे ये रिकवरी आगे बढ़ेगी तो देश के लिए क्या खबर आएगी। 85 लाख नौकरियां सिर्फ सितंबर का बता रहा हूं आपको, सैलरीड जॉब्स। इंक्रीमेंट को लेकर कई बड़े सर्वे हुए और उसके मुताबिक 2021 में, अब आपके काम की बात बता रहा हूं इंक्रीमेंट की, अब ये नहीं है कि मैंने बता दिया तो ये वीडियो लेके बॉस पे चढ़ जाइएगा कि बॉस ये तो बोले थे इतना ही होगा, लेकिन कई सर्वे जो बता रहे हैं वो आपको बता रहा हूं। 2000 में इंक्रीमेंट की दर जो है वो 8% ये रही है या अभी तक रही है। और अगले साल, कुछ लोगों को दिवाली में अभी इंक्रीमेंट मिला है, और अगले साल जो अनुमान है इन एजेंसीज का वो ये है कि डबल डिजिट में आ जाएगा, मतलब 10% के ऊपर। और इसमें क्या डिटेल है और वो अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी अच्छी खबर यह है कि अगले साल आपका इंक्रीमेंट डबल डिजिट में होने की पूरी संभावना है, क्योंकि रिकवरी हो रही है, ऐसे ऊपर जा रही है देश की अर्थव्यवस्था। ये जो आपको बता रहा हूं ये देश की अर्थव्यवस्था का ग्राफ है, ये ऊपर जा रही है। जॉब मार्केट ग्रो कर रहा है। 2020 के मुकाबले इस साल 57% ज्यादा नौकरी के मौके। अच्छा, पेट्रोल डीजल से जो कीमत ज्यादा है उससे सरकार को टैक्स का कलेक्शन हो रहा है जबरदस्त। राज्यों को भी हो रहा है, केंद्र को भी हो रहा है। कोई रोना ना रोए कि अरे दूसरा जो है वो पैसा ले रहा, सब ले रहे हैं भाई। इसमें कोई अकेला नहीं है कि एक ले रही है। बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी से लेकर फलाना ढिमकाना, जिसको गिन लीजिए, मतलब ऐसे आंख बंद करके नाम गिनिए, इक्का दुक्का बिक्का बो कीजिए, इंकी पिंकी पो, सबका नाम निकल आएगा। लेकिन सरकार तर्क ये देती है कि जो वो कमाई कर रही है टैक्स से, वो जन कल्याण पर खर्च कर रही है। जैसे सरकार का कहना है कि हम कहां खर्च कर रहे हैं पेट्रोल का पैसा, तो वो कहती है कि भाई हेल्थ सेक्टर जो है, अगर आप देखिएगा हेल्थ सेक्टर का बजट जो है वो कितना बड़ा है, अगर आप देखेंगे 94,000 करोड़ था पहले, ये पहले था, और अब ये बढ़कर हो गया है 2,23,000 करोड़, 2,23,846 करोड़। ये इतना उछाल आया है स्वास्थ्य के बजट, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया। अब आप जो वो वेंटिलेटर्स देख रहे हैं, जो ऑक्सीजन प्लांट्स बन रहे हैं, वो सब कहां से बन रहे हैं? तो सरकार कहती है कि भाई हम जो टैक्स ले रहे हैं उसी से ना देंगे, अभी तो अर्थव्यवस्था ऊपर ही जा रही है, एक बार ऊपर जाएगी तो फिर उसको कम करेंगे, क्योंकि जब इलाज कराने जाएगा तो सब तो पैसा देने में सक्षम नहीं है। 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ को मुफ्त राशन दिया गया। अब आप मुझे बताइए ये मुफ्त राशन कहां से आएगा, कैसे आएगा, किसकी जेब से आएगा? सब मिडिल क्लास की जेब से तो नहीं आएगा ना, और सब ऊपर वाले से भी नहीं आ जाएगा। फ्री वैक्सीनेशन हुआ, इसी देश के अंदर हुआ। आयुष्मान योजना है, किसानों के अकाउंट में इस तकलीफ के वक्त भी वो जो 6,000 जाने हैं वो जा ही रहे हैं। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद हो रही है। वो सब कैसे हो रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर में एक से एक प्रोजेक्ट लगाते जाओ ताकि नौकरियां भी बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो देश में निवेश भी आएगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा कहां से आ रहा है? क्योंकि अभी अर्थव्यवस्था तो उठनी शुरू हुई है ना।
तो ये चीजें सरकार अपना तर्क रखती है। मैंने आपको बता दिया, मानना है नहीं मानना है, आपको लगता है ठीक है नहीं है, वो आप अपने हिसाब से तय कीजिए। अच्छा, कार की डिमांड देखिए, जो आपको पेट्रोल डीजल की आप बात करते हैं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कार की डिमांड देखिए और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका इंपैक्ट देखिए। मारुति सुजुकी को देखिए, मारुति की बात करता हूं, यह सिर्फ आपको अक्टूबर का बता रहा हूं। मारुति सुजुकी, यह सिर्फ अगर आप अक्टूबर में देखिएगा, अक्टूबर के महीने में 1,38,000 गाड़ियां बिकी। ये सिर्फ मारुति का बता रहा हूं, अभी गाड़ियां बिकी हैं। लोग पैसा लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं भाई, मैं बता रहा हूं, उनको विश्वास है कि देश की अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, निकालो पैसा, नई गाड़ी ले लो, कोई रोकने वाला नहीं है, हाथ पकड़ने वाला नहीं है। रुको, अभी पता नहीं क्या होगा कोरोना काल में, सबको विश्वास आ गया है कि देश ठीक जा रहा है। टाटा मोटर्स, इन्होंने 33,925 गाड़ी बेची, पिछले साल के मुकाबले 44% ज्यादा। अलग अलग कंपनियों का इसी तरीके से डेटा है, सबकी बढ़ी रही है। अच्छा, महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M, इन्होंने ट्रैक्टर बनाते हैं, ये ट्रैक्टर बेची है। अब आपको ये आंकड़ा भी देखना चाहिए, ट्रैक्टर का आंकड़ा, ट्रैक्टर की सेल इनकी बढ़ गई है 16%। अब आप बताइए, किसान आंदोलन जो है वो चल रहा है कि किसानों की तकलीफ है, किसानों की तकलीफ इस देश में कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन 16% ट्रैक्टर की सेल कोरोना से रिकवरी के बाद बढ़ रही है। ये अपने आप में बता रहा है कि किसानों की हालत क्या है, क्या थी और क्या किया जा रहा है उनकी हालत को सुधारने के लिए। गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, पीएनजी के दाम भी बढ़े हैं, लेकिन इसके साथ ही यह ध्यान देना भी जरूरी है कि रसोई गैस के कनेक्शन भी बढ़े। 2014 में 14.8 करोड़ कनेक्शन से अब बढ़कर 28.8 करोड़ कनेक्शन हुए, डबल। ऑनलाइन शॉपिंग, जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है, जिसमें आप जो है वो आराम से घर बैठे खरीदारी करते हैं, इसमें 20% कस्टमर बढ़ गए। बढ़े 20% कस्टमर बढ़ गए, और इसमें से 79% ऑर्डर ये कहां से आ रहे हैं? ये छोटे शहरों से आ रहे हैं, छोटे और मंझोले शहर। अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि छोटे शहरों में भी लोग ऑनलाइन, टियर 2 टियर 3 शहर में ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। क्यों? पैसा निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है कि देश अब कोरोना के संकट से निकल रहा है और पैसा आ रहा है, नौकरियां आ रही हैं, इसलिए लोग खर्च कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि अर्थव्यवस्था अगर बढ़ रही है तो जो मैं कह रहा था कि आपका इंक्रीमेंट कितना होगा, आपका फायदा क्या होगा, आपकी सैलरी में क्या होगा। दिवाली पर बोनस तो आपको मिल गया होगा, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी विलिस टावर्स वॉटसन का सर्वे कहता है कि भारत की 435 कंपनियां इसमें शामिल हुई सर्वे में, और 2022 में भारत में कर्मचारियों के वेतन में औसतन 9.3% की बढ़ोतरी होगी, मतलब करीब 10%। और रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट भारत में होगा। 30% कंपनियां अगले 1 साल में नई नियुक्तियों की तैयारी कर रही हैं, यानी हर 10 में से 3 कंपनी हायरिंग करने वाली। मतलब देश के लिए कितना कुछ पॉजिटिव होने की उम्मीदें जो हैं वो सब तरफ से दिख रही हैं। इसी तरह डेलोइट्स वर्कफोर्स एंड इंक्रीमेंट ट्रेंड सर्वे 2021 के मुताबिक 92% कंपनियों ने 2021 में 8% की दर से इंक्रीमेंट किया। सर्वे में 25% कंपनियों ने 2022 में डबल डिजिट में इंक्रीमेंट देने की बात कही है। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए यह आंकड़ा छोटा नहीं है। सोचिएगा कि कैसे नौकरियां गई थी और अब डबल डिजिट 10%, 12% इंक्रीमेंट की बात हो रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो शेयर बाजार का जिक्र बहुत जरूरी है। पिछले 30 दिन में 21 बार सेंसेक्स में उछाल आया है। 19 अक्टूबर 2021 को सेंसेक्स 62,000 के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया। जनवरी में सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, 50,000 अंक तक पहुंचा था। आज सेंसेक्स 60,383 पर खुला। और ऐसा नहीं है कि शेयर बाजार में यह उछाल बड़े इन्वेस्टर्स की वजह से। पिछले 1 साल में घरेलू निवेशकों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अप्रैल और मई के 2 महीनों में
44.7 लाख रिटेल निवेशक जुड़े हैं। साल 2020 में सक्रिय निवेशकों की संख्या 1,40,00,000 तक बढ़ गई है। इस साल सितंबर तक कुल डीमैट अकाउंट की संख्या 7 करोड़ पहुंच गई है और इस साल अब तक 2,40,00,000 डीमैट अकाउंट जो हैं वो खुल चुके हैं। इसमें ज्यादातर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, मतलब छोटे छोटे शहरों गांव-गांव में लोग शेयर में पैसा लगा रहे हैं। यह बदलता हुआ भारत है। कोरोना के संकट के बाद भरोसे से लबरेज भारत है और इसलिए इस दिवाली जब दिया जलाएं तो मन में भी दिया जलाइए, इस देश के लिए भी दिया जलाइए कि इसी तरीके से यह देश बढ़ता रहे, उसको नजर ना लगे। पॉजिटिव रहिए, खाली नेगेटिव नेताओं को छोड़िए, वो नेगेटिविटी फैलाएंगे। आसपास कितना बढ़िया क्या हो रहा है इसको देखिए। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, कमियां रहेंगी, परेशानियां रहेंगी, उन पर चर्चाएं भी होंगी, जरूर कीजिए, लेकिन देश को रोशन करना है इस दिवाली संकल्प। एक छोटा सा ब्रेक मैं भी ले लेता हूं, आप भी आइए लौट। और पाठशाला में अब हिस्ट्री की क्लास। मुगल सीरीज में अब अकबर के चैप्टर का अगला पन्ना पलटते हैं। पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अब तक हमने आपको बताया कि हज यात्रा के दौरान अकबर के करीबी बैरम खान की हत्या कर दी गई थी। अकबर की धायमा माहम अनगा के दम पर उनका बेटा अधम खान बेकाबू हो रहा था। मालवा में अधम की कारगुजारियों का पता अकबर को चल गया। अकबर ने शमसुद्दीन अतगा खान को मंत्रियों का प्रधान बना दिया था। बौखलाहट में अधम खान ने अतगा खान का कत्ल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, अब आपको ये बताते हैं। दरअसल मुगल काल में 1562 का दौर चल रहा था। अकबर अब 20 साल का हो चुका था। वो सल्तनत के फैसले खुद लेने लगा था। दूसरी तरफ अधम खान को, जो अकबर से 10 साल बड़ा था, वो निरंकुश हो चुका था। अधम अकबर को बादशाह की अहमियत देता ही नहीं था। अकबर अब अधम खान की हरकतों से परेशान हो चुका था। अतगा खान की हत्या करना अधम के लिए आत्मघाती साबित हुआ। अतगा खान को मारने अधम खान की सनक और बढ़ गई थी। अधम खान तलवार लेकर अकबर को मारने के लिए पहुंच गया। अकबर उस समय अपने महल में आराम कर रहा था। नीमत नाम के किन्नर ने अधम खान को अंदर जाने से रोका। अधम खान और नीमत के बीच के झगड़े से अकबर जाग गया। अधम खान के इरादे देखकर अकबर के सुरक्षाकर्मी भी सतर्क हो गए। आगरा में मौजूद अकबर को उस समय तक यह नहीं पता था कि अधम खान ने शमसुद्दीन अतगा खान का कत्ल कर दिया। महल में हो रहे शोर शराबे से अकबर की आंख खुली। वो बाहर आया, देखा कि अधम खान तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा है। अकबर को नीमत ने बताया कि अधम ने अतगा खान का कत्ल कर दिया है। यह सुनकर अकबर की आंखें गुस्से में लाल हो गई। अकबर को मारने के लिए अधम खान आगे बढ़ा। अकबर ने अधम खान को धक्का देकर गिरा दिया। अकबर के सुरक्षाकर्मियों ने अधम खान को पकड़ लिया और तब तक माहम अनगा को भी अधम की करतूत का पता चल गया। अपने बेटे को बचाने के लिए माहम अनगा वहां आई। अकबर के गुस्से को देखकर माहम उससे कुछ कह नहीं पाई। अकबर ने सैनिकों को अधम खान के हाथ बांधने का आदेश दिया। उसके बाद सैनिकों से अधम खान को छत से नीचे फेंकने के लिए कह दिया। एक बार में अधम खान नहीं मरा तो उसे ऊपर लाया गया, फिर नीचे फेंका गया। अकबर ने अधम खान को मौत की सजा तो दी, लेकिन अलग तरीके से। यह देखकर माहम अनगा जैसे पत्थर हो गई। अकबर ने माहम अनगा को अतगा खान के कत्ल के बारे में बताया और पूछा कि क्या अधम खान को ठीक सजा दी। इस पर माहम केवल इतना कह पाई, तुमने जो किया ठीक है। अपने बेटे अधम खान की मौत से माहम अनगा को बहुत गहरा सदमा लगा। माहम ने अधम खान के लिए ही सब कुछ किया था। वो चाहती थी कि उसका बेटा अकबर के साथ मिलकर सल्तनत चलाए। अधम खान की मौत के बाद माहम अनगा बीमार रहने लगी। माहम अनगा की सेहत लगातार खराब होती जा रही। अकबर ने माहम के इलाज के लिए बड़े बड़े हकीम बुलाए, लेकिन माहम अनगा की सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। अधम खान की मौत के 40 दिन बाद माहम की भी मृत्यु हो गई। माहम अनगा की मौत से अकबर को बहुत दुख हुआ। अकबर ने माहम और अधम का मकबरा बनवाने का आदेश दिया। अधम खान और माहम अनगा का मकबरा दिल्ली के मेहरौली में बनवा दिया गया। लेकिन अकबर अब यहां से अपने बहुत सारे दुश्मनों से थोड़ा अलग तो हो गया था, लेकिन और दुश्मन पैदा हो रहे। और यहां से आगे क्या हुआ ये जानने के लिए पाठशाला में कल भी आइए। सब एक ही दिन थोड़ी पढ़ा देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।